ये दोनों इंक्रेटिन मिमेटिक जो है, इनका रूट कौन सा होगा? इनका रूट होगा बाय इंजेक्शन, ठीक है। इनको हम बाय ओरल नहीं ले सकते। क्यों? इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि हमारे पास ये दोनों जो हैं, ठीक है, इनका जो स्ट्रक्चर है, केमिकल स्ट्रक्चर बेसिकली वो प्रोटीन है, ठीक है, पेप्टाइड है, इसमें इनके पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं। अगर इनको बाय ओरल लेंगे तो हमारे पास हमारा स्टमक जो होगा, स्टमक खाना समझ के इनको क्या कर लेगा? इनको तोड़ लेगा, इनको डाइजेस्ट कर लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से वो इंटेस्टाइन तक जब पहुँचेगा, इंटेस्टाइन तक उनकी जो पहुँच चाहिए थे स्ट्रक्चर, वो नहीं पहुँचेगा। जब वो स्ट्रक्चर नहीं पहुँचेगा इंटेस्टाइन तक तो काम भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इनको बाय इंजेक्शन के थ्रू लिया जाता है, ठीक है। अब इन दोनों में से हमारे पास पहली ड्रग कौन सी थी जो कि इंक्रेटिन मिमेटिक थी? तो एजिनाटाइड इज द फर्स्ट इंक्रेटिन मिमेटिक, ठीक है। ये ड्रग जो थी फर्स्ट इंक्रेटिन मिमेटिक थी, ठीक है। अब एजिनाटाइड जो थी हमारे पास, ये किसको इंस्पायर होकर बनाई गई? बेसिकली एक छिपकली की किस्म है, ठीक है। उस छिपकली के सलाइवा से इंस्पायर होकर बनाई गई थी। अब अगर हम बात करें, हमारे पास हमारी बॉडी में GLP-1 होता है, ठीक है, जो इंटेस्टाइन से निकलता है, ठीक है। वो खून में जब जाता है GLP-1, वो 2 से 3 मिनट में ख़त्म हो जाता है, ठीक है। यानी कि बहुत ही शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड होता है उसका, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर हम बात करें जो हमारे पास छिपकली है, ठीक है, उसके जो सलाइवा में है हमारे पास एक प्रोटीन है, उसको हम बोलते हैं एक्सिनडिन। अब ये जो है, ये प्रोटीन है, इसका स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक, यानी कि तकरीबन अगर हम बात करें 50% तक मिलता है हमारी बॉडी में। जो GLP-1 है उससे तकरीबन 50% तक मिलता है, ठीक है। अब ये जो छिपकली होती है बहुत ही खास किस्म की होती है। क्यों? क्योंकि ये साल में कुछ ही टाइम, यानी कि कुछ ही बार खाना खाती है, हम बोल सकते हैं साल में पूरे ईयर में, ठीक है, कुछ ही टाइम खाना खाती है। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि इसका जो मेटाबॉलिज्म है बहुत स्लो हो, ठीक है। अब इसकी बॉडी में क्या है, इसकी हम अगर हम बात करें छिपकली के थूक में, ठीक है, इस छिपकली के थूक में भी ये खास किस्म का प्रोटीन है। और अगर हम बात करें हमारे पास इंटेस्टाइन से जो निकलता है उसमें भी है, लेकिन प्रोमिनेंट ज़्यादातर जो नुमाया है वो थूक में, ठीक है। इंटेस्टाइन से निकल रहा है लेकिन वो हम बोल सकते हैं कम अमाउंट में निकल रहा है एज़ कम्पेयर टू उसकी थूक, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये करता क्या है, ये बेसिकली यहाँ पर जो छिपकली की बात करें, छिपकली के थूक में रहेगा, ठीक है। उसकी बॉडी में जो पेनक्रियास है वहाँ पर जाता है और उसको कहता है कि भाई खाना आ रहा है और अपने लिए क्या करो, इंसुलिन की तैयारी करो, ठीक है। तो हल्की हल्की इंसुलिन निकल रही होती है। इसी की सिंथेटिक फॉर्म बनाई गई लेबोरेटरी में, इसका नाम क्या होता है? एक्जिनाटाइड, ठीक है, जो कि GLP-1 की कॉपी करती है। लेकिन फ़र्क ये होता है कि GLP-1 जो होती है खून में जाती है 2-3 मिनट में ख़त्म हो जाती है, लेकिन ये जो होती है काफ़ी देर तक रहती है, ठीक है। तो इसी की कॉपी की गई। जो हम छिपकली की बात करते हैं, बेसिकली वो छिपकली रहती है डेजर्ट में। तो डेजर्ट में यही होता है कि खाना वगैरह मिलना मुश्किल होती है, इसलिए उसकी बॉडी में ऐसा कुदरती निज़ाम है कि उसको साल में सिर्फ कुछ टाइम खाना खाती है, ठीक है। तो आप एक बात याद रखनी है। दूसरी चीज़ जो याद रखनी है हमने कि एक्सेनाटाइड और लिराग्लुटाइड दोनों बेसिकली क्या है, दोनों ही GLP-1 के रास्ते पर काम करती हैं। GLP-1 जो बॉडी में थे उसका पाथ फॉलो करती है, ठीक है। दोनों GIP नहीं है, दोनों ही GLP-1 है। हमारे पास GIP की एक और ड्रग है जो बेसिकली हमारे पास है ट्रिजाब टिरजाप्टाइड, ठीक है। ये एक और ड्रग है जो कि GIP पे काम करती है, लेकिन ये दो ड्रग GLP-1 के ही पाथ को फॉलो करती है। अब ये जो लिराग्लुटाइड है हमारे पास, ठीक है, ये किससे इंस्पायर होकर बनाई गई थी? बेसिकली ये बॉडी में जो हार्मोन है GLP-1 उसी को देखते हुए बनाई गई थी। लेकिन उस GLP-1 जो बॉडी में GLP-1 है, हम जानते हैं कि वो 2-3 मिनट में जब जाता है खून में तो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो उसी को देखते हुए बनाई गई, लेकिन उसमें 2 मॉडिफिकेशन की गई, 2 तब्दीली की गई। पहली तब्दीली क्या की गई कि GLP-1 के ही स्ट्रक्चर को देखा गया और GLP-1 के साथ, यानी कि जो हार्मोन था GLP-1, उसके उसके साथ एक फैटी एसिड, एक चर्बी की बनी हुई चेन अटैच कर दी गई, फैटी एसिड चेन। इस चेन का फ़ायदा ये हुआ कि जब ये खून में जाएगा हमारे पास लिराग्लुटाइड, ठीक है, जब ये खून में जाएगा, खून में जो एल्बुमिन प्रोटीन उसका क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा स्ट्रांगली, और धीरे 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 क्या होगा, रिलीज होगा, ठीक है। इस चेन का फ़ायदा ये हुआ, फैटी एसिड चेन का, ठीक है। सेकंड मॉडिफिकेशन, सेकंड तब्दीली क्या की गई, वो ये की गई, हमारे पास जो इंजाइम होता है DPP4, ये इंजाइम नॉर्मली क्या करते हैं, इंजाइम नॉर्मली हमारे पास हमारे पास GLP-1 है उसको तोड़ता है, GLP-1 को तोड़ता है, ठीक है। तो इसके स्ट्रक्चर में कुछ इस तरीके से मॉडिफिकेशन की गई, तब्दीली की गई हमारे पास कि DPP4 जो एंजाइम है वो इसको सही तरीके से पहचान नहीं पाएगा, ठीक है, टाइम लगेगा उसको पहचानने में, ठीक है। तो स्ट्रक्चर में 2 बड़ी तब्दीलियाँ की गई, ठीक है। एक तो फैटी चेन अटैच की गई। सेकंड तब्दीली क्या की गई, कुछ इस ऐसी तब्दीली की गई कि DPP4 एंजाइम जो है वो इसको पहचान ना पाए, ठीक है। These agents may be used as adjunct therapy in patients who have failed to achieve adequate glycemic control as a sulfonylurea, metformin, glitazone और a combination thereof। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारे पास एडजंक्ट थेरेपी, एडजंक्ट थेरेपी का मतलब क्या? जिसका मतलब होता है दवाइयों को मिला कर देना, ठीक है, यानी कि मिलकर काम करना। अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल, अगर हमने किसी को मेट्फोमिन, कोई पर्सन जो है मेट्फोमिन यूज़ करे, ठीक है, और उससे भी क्या हो रहा है, उसकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, उसकी शुगर हमेशा हाई ही रह रही है, ठीक है। तो क्या करेंगे, मेट्फोमिन को बंद नहीं करेंगे, बल्कि साथ में क्या करेंगे, कुछ और दवाइयों का एडिशन कर देंगे, जैसे कि सल्फोनाइल यूरिया, और हम कर देंगे बेसिकली फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें
के ग्लिटाजोन, ठीक है। तो इन दवाइयों को मिला के देंगे, ठीक है। इससे होगा क्या, इससे होगा कि शुगर अच्छी तरीके से कंट्रोल होगी। देखिए तीनों जो है काम अलग अलग तरीके से करेंगी, लेकिन जो होगा उनका मेन मकसद यही होगा कि शुगर को कंट्रोल करना। अगर हम बात करें, हम बात करते हैं मेट्फॉर्मिन की, ठीक है। तो मेट्फॉर्मिन क्या करती है, बेसिकली हमारे पास बॉडी में जाएगी और लीवर को क्या करेगी, लीवर को ऑर्डर देगी कि जो शुगर बना रहा है उसको बनाना बंद करो, ठीक है। तो इस तरीके से शुगर बनना बंद हो गई ना, ठीक है। तो लीवर का ये बनाना बंद कर देगा, ठीक है। ये काम करेगा मेट्फॉर्मिन, ठीक है। और अगर हम बात करें सल्फोनाइल यूरिया की, तो बेसिकली ये क्या करती है, ये बॉडी में जाके क्या करती है, पेनक्रियाज को पुश करती है कि पेनक्रियाज हल्की फुल्की इंसुलिन निकाले बीटा सेल से, ठीक है। और अगर हम बात करें ग्लिटाजोन की, ग्लिटाजोन क्या करता है हमारे पास, ये जो बॉडी में सेल्स हैं उनको सेंसिटिव बनाता है, यानी कि वो पहचान लें इंसुलिन को, ठीक है। तो उनको सेंसिटिव करता है। तो बेसिकली तीनों क्या कर रही है, शुगर को कंट्रोल करने में ही हेल्प कर रही है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, तो अगर आपके ज़हन में सवाल पैदा हो सकता है हमारे पास कि इन चारों को, अगर किसी को टाइप 2 डायबिटीज़ है तो स्टार्टिंग में क्यों नहीं दिया गया चारों ड्रग को, ठीक है। इसका रीज़न कि हमारे पास क्या ये है, सॉरी इन तीनों ड्रग को, ठीक है। तो इसका रीज़न ये है हमारे पास सल्फोनाइल यूरिया और मेट्फॉर्मिन जो हम देखें, तो बेसिकली हमारे पास ये जो होती हैं ये सस्ती होती हैं, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू। अगर हम इंजेक्शन की बात करें, एक्जेनाटाइड के लाग्लिटाइड वगैरह की बात करें, ठीक है, तो ये महंगी दवाइयाँ होती हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में यही रखा जाता है, ठीक है, क्योंकि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। सेकंड चीज़ एक और होती है कि हमारे पास ये जो होती है सल्फोनाइल यूरिया मेट्फॉर्मिन, इनकी टैबलेट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें इन इंग्रेडिएंट मेटिक्स वगैरह की, इनकी टैबलेट अवेलेबल नहीं है, इनको इंजेक्शन की सूरत में देना पड़ता है, ठीक है। तो इंजेक्शन जो होता है हर किसी के लिए वो नहीं होता, बोल सकते हैं सुइटेबल नहीं होता, ठीक है। तो स्टार्टिंग में यही टैबलेट्स पे ही के आता है, ठीक है, क्योंकि टैबलेट से अक्सर कंट्रोल हो जाता है। लेकिन अगर कंट्रोल नहीं होगा तो क्या करेंगे, एडिशन करेंगे ऑर्डर का। नेक्स्ट राइटिंग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी कि जो इंक्रेटिन मेटिक्स हैं किस तरीके से काम करती हैं। द इंक्रेटिन मेटिक्स आर एनालॉग्स ऑफ GLP-1 दैट एक्सर्ट देयर एक्टिविटी बाय एक्टिंग एज GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट। यहाँ पर लिखा हुआ है इंक्रेटिन मेटिक जो होते हैं हमारे पास एनालॉग ऑफ GLP-1। एनालॉग मतलब क्या, यानी कि हम क्या करते हैं, GLP-1 की तरह मिल रहे होते हैं। दैट एक्सर्ट देयर एक्टिविटी बाय एक्टिंग एज GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट। क्या मतलब हुआ, यानी कि ये मिल रहे होते हैं इंक्रेटिन मेटिक्स, एक्सेनाटाइड, लिराग्लुटाइड हमारे पास किसकी तरह मिल रहे होते हैं, GLP-1 की तरह मिल रहे होते हैं। और काम किस तरीके से करते हैं, जहाँ पर GLP-1 ने लगना है, GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट, यहाँ जहाँ पर GLP-1 ने लगना था बस वहीं लगेंगे और जाके GLP-1 की तरह ही काम करेंगे, ठीक है। बस पर क्या इनका जो स्ट्रक्चर है थोड़ा बहुत डिफरेंट है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर एगोनिस्ट का लफ्ज़ लिखा हुआ है। देखिए एगोनिस्ट का मतलब क्या होता है, एगोनिस्ट का मतलब होता है ऐसा केमिकल या ड्रग जो जिस्म में जाए, जिस्म में जाकर रिसेप्टर पर लगे, और रिसेप्टर पर जो जहाँ पर फॉर एग्जाम्पल बॉडी है, ठीक है, यहाँ बॉडी में एक असली हार्मोन है, नेचुरल हार्मोन है, ठीक है, इसने लगना है और इसने काम करना है, ठीक है। तो बॉडी में हम जो इंजेक्ट किया है दवा या फिर ड्रग, जो केमिकल जो भी इंजेक्ट किया है, ठीक है, वो इसी रिसेप्टर पर जाकर लगे और इस असली की तरह काम करे, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं रिसेप्टर एगोनिस्ट। क्या कहते हैं, रिसेप्टर एगोनिस्ट, यानी कि उसी की नकल करे बिल्कुल, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई है, GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट होता है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास जो ये बेसिकली GLP-1 है, इसके कई काम होते हैं, ठीक है। बहुत सारे काम है, बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं इसके बॉडी में, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे काम है इसके। तो इसके GLP-1 के बॉडी में कई जगह रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो इंग्रेडिएंट मेडिसिन हम बॉडी में इंजेक्ट करेंगे वो भी कई जगह जाके लगेंगे जहाँ पर GLP-1 के रिसेप्टर्स होंगे, ठीक है। तो हम इनमें से कुछ रिसेप्टर को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक, कुछ अहम जगह, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें पेनक्रियास पर रिसेप्टर GLP-1 के, ठीक है, तो पेनक्रियास पर जाके लग जाएंगे इंक्रेटिन मेटिक्स। देखिए पेनक्रियास में जाके क्या करेंगे, पेनक्रियास में जाके क्या करती है, बेसिकली हमारे पास ऑर्डर देती है कि बीटा सेल क्या करें, इंसुलिन को बॉडी में निकाले, ठीक है। सेकंड चीज़ हमारे पास पेनक्रियास में ही GLP-1 के रिसेप्टर के GLP-1 के रिसेप्टर्स हैं जो कि क्या करते हैं हमारे पास, जो हमारे पास अल्फा सेल हैं उनको कहते हैं कि ग्लूकागोन निकालना बंद करो, ठीक है, ग्लूकागोन का निकालना बंद करते हैं। एक और चीज़ हमारे पास जो होता है, हमारे पास स्टमक में होता है रिसेप्टर्स के, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, खाने को स्लो डाउन करते हैं, जो खाना उसमें आ रहा है स्टमक में उसको स्लो डाउन करके इंटेस्टाइन में भेजते हैं ताकि खाना काफ़ी देर तक आपके पेट में रहे और भूख जो हो, भूख का एहसास कम से कम हो, ठीक है। थर्ड चीज़ हमारे पास एक और रिसेप्टर कहाँ होता है इसका होता है हमारे पास किडनी में होता है। किडनी में क्या करता है, जो नमक होता है नमक को बॉडी से बाहर निकालता है। तो इसकी कई जगह रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, कई जगह, एक जगह नहीं है। These agents not only improve glucose-dependent insulin secretion but also slow gastric emptying time, decrease food intake, decrease postprandial glucagon secretion, and promote beta cell proliferation. ये जो इंक्रेटिन मेटिक्स हैं, ठीक है, ये क्या है, ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिन सिक्रीशन। क्या मतलब वो, बॉडी में अगर ग्लूकोज की अमाउंट नॉर्मल से ज़्यादा होगी तो ये काम करेंगे, ठीक है, और क्या करेंगे, ग्लूकोज को सेल्स में भेजेंगे, ठीक है। अब इनके फ़ायदे क्या है, ये हमारे पास ग्लूकोज डिपेंडेंट है, ठीक है, याद रखना है ग्लूकोज पे डिपेंड करता है। अगर खून में ग्लूकोज की अमाउंट नॉर्मल है तो ये काम नहीं करेंगे, अगर खून में ग्लूकोज की अमाउंट ज़्यादा है तो ये क्या करेंगे, हमारे पास सेल्स में ग्लूकोज को भेजेंगे, ठीक है। आगे लिखा हुआ है स्लो गैस्ट्रिक एम्पटिंग। हम जानते हैं हमारे पास स्टमक पे क्या है, GLP-1 के रिसेप्टर्स हैं, तो इन पे जाके हमारे पास लगेंगी ये दवाइयाँ इंक्रेटिन मेटिक्स, ठीक है, और क्या करेंगी, स्टमक में जो खाना है वो स्लो
जाएगा नीचे, ठीक है, यानी कि स्लो स्लो हजम होगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, हमारे पास मैदा जो होगा काफ़ी देर के लिए भरा रहेगा और पर्सन जो होगा भूखा फील नहीं करेगा, ठीक है। एक और काम क्या करते हैं हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है डिक्रीजिंग फूड इनटेक। किस तरीके से हमारे पास ये ब्रेन में जाके हाइपोथैलेमस जो होता है वो सेंटर जो कि क्या करता है, भूख को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो उस पर काम करते हैं। इससे क्या होता है, पर्सन को जल्दी ये लगता है कि पेट भर गया, क्योंकि दिमाग का वो टाइम जो हिस्सा है जो कि कंट्रोल करता है भूख को, वहाँ जाके काम करते हैं हमारे पास इंक्रेटिन मेटिक्स, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, GLP-1 के रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक और चीज़ वहाँ पर लिखी हुई है डिक्रीज पोस्ट प्रांडियल ग्लूकोज सिक्रीशन। क्या मतलब हमारे पास जो बीटा पैनक्रियास में जो हमारे पास अल्फा सेल्स जो कि क्या करते हैं, ग्लूकोगोन रिलीज करते हैं, उसके उसके यानी ग्लूकोगोन क्या करता है, खून में ग्लूकोज को निकालता है, ठीक है। तो हमारे पास इसको क्या कर देते हैं, इसका काम बंद कर देते हैं। तो इस तरीके से भी क्या होती है, ग्लूकोज का अमाउंट जो होता है वो एक नॉर्मल लिमिट में रहता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास, अगर हम कंपेयर करें इसको इंसुलिन के इंजेक्शन से, ठीक है। जो इंसुलिन के इंजेक्शन होते हैं बेसिकली वो स्मार्ट, हम बोल सकते हैं स्मार्ट वर्किंग नहीं होती उनकी, ठीक है। आपने इंसुलिन का इंजेक्शन बॉडी में इंजेक्ट किया, जितनी भी शुगर होगी खून में, ठीक है, वो क्या करेंगी, उसको जो इंसुलिन होगी वो सेल्स में इंजेक्ट कर देगी, ठीक है। उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि सेल में ऑलरेडी हमारी बॉडी में ऑलरेडी ग्लूकोज कम है ज़्यादा, उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो डायरेक्ट क्या करेगा, हमारे पास इंसुलिन के जो इंसुलिन इंजेक्शन होंगे वो क्या करेंगे, डायरेक्ट बॉडी के सेल में ग्लूकोज को इंजेक्ट करेंगे, ठीक है। तो उससे हाइपोग्लाइसीमिया का बहुत बड़ा खतरा होता है इंसुलिन इंजेक्शन से, ठीक है। लेकिन अगर हम कंपेयर करें इसको हमारे पास इंक्रेटिन मेटिक से, तो बेसिकली इनका जो बहुत बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि इससे हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होता, ठीक है। ये स्मार्ट वर्किंग करते हैं, ठीक है। अगर खून में ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल है तो ये काम नहीं करेंगे, खामोश रहेंगे। अगर खून में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो गया नॉर्मल से तो ये काम करेंगे, ठीक है। तो इनका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होता, ठीक है। यानी कि खून में ग्लूकोज का लेवल एकदम से बहुत लो नहीं हो जाता, ठीक है। अब यहाँ जो पॉइंट लिखा हुआ है हमारे पास के इंक्रेटिन मिमेटिक्स क्या करते हैं, प्रमोट बीटा सेल प्रोलिफरेशन। देखें हमारे पास जो सारे पॉइंट पड़े हैं वो सारे पॉइंट हमारे पास जो बॉडी में नेचुरल हार्मोन है GLP-1 और GIP ये सब काम कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन वही बात है कि शॉर्ट टाइम के लिए करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम जो दवाइयाँ ले रहे हैं इंक्रेटिन मिमेटिक्स लॉन्ग लास्टिंग होती है ना, ठीक है। हमारे पास GLP-1 और GIP को ही देखते हुए बनाई गई हैं, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग है, ठीक है। तो हमारे पास प्रमोट बीटा सेल प्रोलिफरेशन, वही बात कि ये काम बीटा सेल की प्रोलिफरेशन GLP-1 और GIP भी करते हैं, ठीक है। लेकिन हम बात कर रहे हैं इंक्रेटिन मेटिक्स, तो इंक्रेटिन मेटिक्स भी काम करते हैं। किस तरीके से करते हैं, हमारे पास देखें हमारे पास ये पैनक्रियास है और ये बीटा सेल है, ठीक है। तो हमारे पास जब हमारे पास इंक्रेटिन मेटिक्स जाता है और बीटा सेल पे लगता है, ठीक है। ये बीटा सेल पे क्या है, रिसेप्टर है GLP-1 का, ठीक है। तो हमारे पास हमने बात की थी जहाँ जहाँ GLP-1 के रिसेप्टर्स हैं वहाँ क्या लगेंगे, इंक्रेटिन मेटिक्स जाके लग जाएंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ जाके लग गया, यहाँ पर जाके लगेगा तो हमारे पास क्या होगा, बीटा सेल के अंदर एक सिग्नल जाएगा, ठीक है। और सिग्नल जाएगा DNA के पास, बीटा सेल के DNA के पास। अब DNA को क्या ऑर्डर मिलेगा, DNA को ऑर्डर मिलेगा कि खुद को डिवाइड करो, डिवीजन करो। तो इस तरीके से क्या होती है बीटा सेल प्रोलिफरेशन, ठीक है। एक और काम हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो इंक्रेटिन मेटिक्स हैं वो क्या होते हैं, बेसिकली एंटी एपोप्टोसिस, ठीक है। एपोप्टोसिस मतलब क्या है, इसका मतलब होता है सेल का खुद को खुद तबाह करना, इसको हम बोलते हैं एपोप्टोसिस, ठीक है। तो एंटी एंटी मतलब इस अमल को रोक देगा। देखें होता है कि हमारे पास जब सेल, हमने बात की थी हमारे पास टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या हो गया था कि बीटा सेल ने एक वक्त में बहुत काम किया था तो वो थक गया था, ठीक है। उसकी जो काम करने की एबिलिटी थी वो कम हो गई थी। जब एक वक्त में बहुत काम किया था और थक गया था, तो थकावट में जो सेल जब थक जाता है तो क्या होता है, उसके अंदर कुछ सेल्फ डिस्ट्रक्टिव एंजाइम बन जाते हैं। सेल्फ डिस्ट्रक्टिव यानी कि ऐसे एंजाइम जो कि सेल को तबाह कर सकते हैं, खुद को ही खुद तबाह कर सकते हैं। तो हमारे पास ये क्या करते हैं, इंक्रेटिन मिमेटिक्स जहाँ यहाँ बेटा सिग्नल दिया उसने अंदर जाके, ठीक है। एक तो क्या होगा कि डिवीजन का सिग्नल मिलेगा, सेकंड चीज़ क्या होगी, जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव एंजाइम थे उनको ये क्या कर देगा, ऑफ कर देगा, इनके उनके काम को उनको डिप्रेस कर देगा, उनको काम ख़त्म कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करता है, एंटी एपोप्टोसिस, ठीक है, बीटा सेल को तबाही से बचाता है, ठीक है। एक और काम क्या करता है हमारे पास कि जो हमारे पास बीटा सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी ताकत को इंक्रीज़ करता है। इससे क्या होता है हमारे पास जो बीटा सेल है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया हम जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, सेल का पावर हाउस है, ठीक है। तो इससे जब माइटोकॉन्ड्रिया का काम अच्छा हो जाएगा तो सेल खुद को खुद रिपेयर और डैमेज वगैरह से बचा लेगा, ठीक है। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। आगे चलते हैं, लिखा हुआ है कॉन्सिक्वेंटली वेट गेन एंड पोस्ट प्रांडियल हाइपरग्लाइसीमिया आर रेड्यूस एंड HbA1c लेवल्स डिक्लाइन। अब यहाँ पर लिखा है वेट गेन, ठीक है। हम जो हमने हमने पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं डिटेल से कि किस तरीके से डायबिटीज़ में वेट गेन होता है और क्यों होता है, ठीक है। तो हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे अभी, फिलहाल के लिए हमने इतना याद रखना है कि हमारे पास जो वेट गेन होता है डायबिटीज़ में, ठीक है, अक्सर दवाइयों के यूज़ से हो रहा होता है, इंसुलिन के यूज़ से, या फिर हम सल्फेनाइल यूरिया की बात करें उसके इस्तेमाल से हो रहा होता है ऐसा, ठीक है। लेकिन हमारे पास इंक्रेटिन मेटिक्स का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि एक तो हमारे पास क्या होता है कि वेट लॉस होता है, इससे पर्सन का वेट लॉस होता है
और उसको भूख कम लगती है। जैसे हमने बात की, क्या करता है हमारे पास स्टमक में काफ़ी सारे ऐसे प्रोसेस करता है जिससे क्या होता है हमारी बॉडी में जो खाना होता है वो काफ़ी देर के लिए रहता है, ठीक है। जब स्टमक में खाना काफ़ी देर के लिए रहता है तो हमारे पास क्या होता है, जो बंदा होता है उसको लगता है उसके पेट में कुछ है, लेकिन वो हल्का हल्का खाना हजम हो रहा होता है। तो बेसिकली जो हमारे पास हम बोल सकते हैं डाइजेशन का अमल है उसको बहुत स्लो कर देता है। तो इस तरीके से पर्सन को भूख कम लगती है तो वेट लॉस होता है, ठीक है। सबसे बड़ा फ़ायदा इनक्रेटिन का यही है कि डायबिटीज़ में जो वज़न ज़्यादा हो रहा था वो नहीं होता, ठीक है। अब एक और चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि पोस्ट प्रांडियल हाइपरग्लाइसीमिया रेड्यूस। क्या मतलब वो, देखिए खाना खाने के बाद डायबिटीज़ में क्या होता है, अचानक से शुगर बहुत हाई हो जाती है क्योंकि हमारे पास इंसुलिन होती नहीं है, ठीक है। अचानक से शुगर बहुत हाई हो जाती है, 300-400 तक हो जाती है, ठीक है। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब स्टमक से खाना बहुत स्लो जा रहा है इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन से जाहिर सी बात है यहाँ स्लो जा रहा है, तो बेसिकली इंटेस्टाइन भी स्लो जो कम कम खाना आ रहा है वो खून में जाएगा, तो जो खून में शुगर का लेवल होगा वो एकदम से हाई नहीं होगा, बल्कि स्लो आ रही जब खून में शुगर तो स्लो ही यानी कि हल्की हल्की अमाउंट ही खून में रहेगी, ठीक है। तो क्या होता है इससे हाइपरग्लाइसीमिया यानी कि खून में शुगर हाई होने का खतरा बहुत ही, यानी कि ना होने के है ही नहीं, खून में शुगर हाई होगी नहीं, क्योंकि जो गैस्ट्रिक एम्पटिंग है बहुत ही स्लो है, ठीक है। यानी वही बात लिखिए, पोस्ट प्रांडियल यानी कि खाने के बाद की शुगर, ठीक है। अब इस टेस्ट के बारे में हम जिक्र कर चुके हैं पिछले लेक्चर में डिटेल से, ठीक है। तो फिलहाल के हम इतना देखेंगे, ये टेस्ट में बेसिकली हम क्या देखते हैं, बेसिकली 3 मंथ का, पिछले 3 मंथ का एवरेज देखते हैं कि खून में कितनी शुगर रही थी, ठीक है। तो हमारे पास अगर खाने के बाद की यानी कि पोस्ट प्रांडियल हमारे पास जो ग्लूकोज है लेवल, हमने इसको कंट्रोल कर लिया, तो जाहिर सी बात है हमारे पास जो 3 महीने का रिजल्ट आएगा वो भी सही आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है हमारे पास इनक्रेटिन क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म शुगर को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। यानी कि लॉन्ग टर्म कंट्रोल यानी कि बीमारी जो होगी बढ़ेगी नहीं, ठीक है, एक कंट्रोल में आ जाएगी, ठीक है। आगे लिखा है फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फेट। नेक्स्ट हेडिंग है फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपने कोई दवाई ली, ठीक है, वो मुंह के जरिए ली यानी कि ओरल ली, ठीक है, बाय ओरली। अब जो दवाई होगी हमारे पास हमारी बॉडी में जाएगी और जिस्म जो होगा उस दवाई का क्या करेगा, इसको हम कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक, ठीक है। अब जो हमारे पास दवाई होती है उसको जो जिस्म होता है, बॉडी होती है, उसको 4 मराहिल से गुजरती है, 4 बड़े मराहिल होते हैं, मरहले होते हैं स्टेजेस, ठीक है, उनसे गुजरना होता है उस दवाई को, ठीक है। उनके नाम क्या होते हैं, हम उसको याद कर सकते हैं ADME, ठीक है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, ठीक है। आपने कोई दवाई ली, दवाई जो होगी जाके खून में जज्ब हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि दवाई जो होगी हर सेल हर टिश्यू में पहुंचेगी खून के जरिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, मेटाबॉलिज्म यानी कि जो लीवर होगा हमारे पास वो उस दवाई को तोड़ फोड़ेगा और उसकी शक्ल को तब्दील करेगा, इसको हम बोलेंगे मेटाबॉलिज्म। एंड देन हमारे पास क्या होगा, आखिरी स्टेज की दवाई जो होगी उसको बॉडी से निकलना होगा एक्सक्रीशन, ठीक है, उसको यूरिन या फिर फीसिस के जरिए बॉडी से निकाला जाएगा, ठीक है। और भी कई तरीके होते हैं जिनके जरिए दवाई को बॉडी से बाहर निकाला जाता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। अब इसके बाद देखा है फेट। फेट का मतलब क्या होता है, फेट का मतलब होता है दवा का स्टार्टिंग से लेकर ख़त्म होने तक क्या अंजाम हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, हमने दवाई ली, ठीक है, दवाई ने बॉडी में अपना काम कर दिया, बॉडी हमारे पास दवाई ने क्या कर दिया, बॉडी में अपना काम जो काम था उसका वो कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, वो दवाई बॉडी में हमेशा के लिए नहीं रह सकती, उस दवाई को बॉडी से निकलना होगा, ठीक है। तो ऐसा यानी कि क्या हुआ कि दवाई बॉडी से निकल गई, कैसे निकली, ठीक है। तो हम फेट में ये चीज़ देखते हैं कि दवाई बॉडी से कैसे निकली। ऐसा तो नहीं हुआ कि दवाई बॉडी से नहीं निकली, बल्कि वो किसी केमिकल में तब्दील हो गई और बॉडी का ही हिस्सा बन गई। 2 रास्ते होते हैं, एक तो दवाई बॉडी से निकल जाएगी, सेकंड रास्ता क्या होता है हमारे पास कि दवाई जो होगी बॉडी में ही रह जाएगी और किसी और केमिकल में तब्दील हो जाएगी, बॉडी का हिस्सा बन जाएगी, ठीक है। तो इसको हम फेट में देखते हैं, ठीक है, यानी कि क्या अंजाम हुआ, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं इसकी। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने बात किया कि दवाई जो होगी बॉडी से निकल जाएगी, अगर हम बात करें इसकी एग्जाम्पल हमारे पेंसिलिन, ठीक है, पेंसिलिन हमारे पास एक एंटीबायोटिक है, ठीक है। अब ये हमारे पास जो होती है बॉडी में गई, बॉडी में जाके बैक्टीरिया वगैरह को खत्म किया, उसके बाद क्या होगा, ये जो पेंसिलिन होगी ये हमारे पास जो किडनी खून साफ करती है ना, तो जब किडनी से गुजरेगा खून तो बेसिकली पेंसिलिन को भी हमारे पास यूरिन के जरिए ये बॉडी से निकाल दिया जाएगा, ठीक है। और ये जो निकलती है पेंसिलिन, ये बिल्कुल जैसे जैसे इसका स्ट्रक्चर था, ठीक है, वैसे ही स्ट्रक्चर होगा, बॉडी इसके स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करती, ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही निकल जाती है, ठीक है, स्प्लिट हो जाती है। लेकिन अगर हम बात करें अब यहाँ पर सेकंड एग्जांपल जो हमने बात की थी कि हमारे पास बॉडी का हिस्सा बन जाती है कोई दवाइयाँ, देखिए अगर हम इसके एग्जांपल है विटामिन डी, ठीक है, विटामिन डी जो होती है आपने ली, ठीक है, उसके बाद क्या होगा हमारे पास वो इनएक्टिव होती है, काम नहीं कर सकती। जब वो लीवर से गुजरती है तो लीवर क्या करता है, उसको तोड़ता है, फिर वो बन जाता है हमारे पास एक्टिव शक्ल बन जाती है। विटामिन डी जो आपने ली थी वो इनएक्टिव थी, ठीक है, लीवर से गुजरी तो वह एक्टिव शक्ल बन गई। अब वो जो कि हमारे पास अब बन गई कैल्सिटोरोल। अब ये जो कैल्सिटोरोल है हमारे पास एक न्यू केमिकल बन गया, आपने ली विटामिन डी थी, अब ये कैल्सिटोरोल बन गया। अब ये कैल्सिटोरोल जो होगा हमारे पास हमारी हड्डियों में जज्ब हो जाएगा, ठीक है, हड्डियों में जज्ब हो जाएगा और क्या करेगा, हड्डियों को ताकत देगा। तो हमारी ये जो विटामिन डी आपने ली थी बॉडी से एक्सक्रीट नहीं हुई, बल्कि किसी और केमिकल में तब्दील होकर बॉडी का ही हिस्सा बन गई, ठीक है। तो हमारे पास एक विटामिन डी एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल है हमारे पास लिराग्लूटाइड, ठीक है, ये जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो लिराग्लूटाइड बेसिकली क्या है, प्रोटीन है, ठीक है। तो हमारी बॉडी क्या करती है, बॉडी इसको तोड़ती है, अमाइनो एसिड में तोड़ती है,
ठीक है। और ये जो अमीनो एसिड होते हैं ये बॉडी में मसल्स वगैरह बनाने के काम आते हैं, ठीक है। तो ये भी स्केट नहीं थी, बल्कि यह क्या कन्वर्ट हो रही है अमीनो एसिड में और बॉडी का ही पार्ट बन रही है। अब देखेंगे हम बाकायदा तौर पे जो हमारे पास हेडिंग है इसमें लिखा हुआ क्या है, ठीक है। क्या लिखा है, बीइंग पॉलीपेप्टाइड एक्जिनोटाइड एंड लिराग्लुटाइड मस्ट बी एडमिनिस्ट्रेड सबक्यूटेनियसली। इन दोनों ड्रग का जो रूट होगा, ठीक है, वो होगा हमारे पास सबक्यूटेनस। क्यों, इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये हमारे पास कि हम जानते हैं क्या है, बेसिकली ये पॉलीपेप्टाइड है, ठीक है। यानी कि इनका स्ट्रक्चर प्रोटीन से बना हुआ है, ठीक है। तो अगर बॉडी में हम बाय ओरली ले लेते हैं तो स्टमक क्या करेगा, इनको प्रोटीन समझ के क्या करेगा, इनको डाइजेस्ट कर लेगा, ठीक है। तो फ़ायदा नहीं होगा हमारे पास, इनकी जो अमाउंट, इनका जो स्ट्रक्चर पहुँचना चाहिए था खून में, वो उस तरीके से नहीं पहुँचेगा, ठीक है। तो ये काम भी नहीं करेंगे। तो इसलिए क्या करते हैं इनको बाय सबक्यूटेनस, ठीक है। अब देखिए हमारे पास सबक्यूटेनस हम क्यों कर रहे हैं, देखिए हमारे पास फॉर एग्जाम्पल हमारे पास स्किन है, ठीक है। तो हमारे पास स्किन के बिल्कुल साथ होता है इंटरडर्मल, ठीक है, फिर होता है सबक्यूटेनस, फिर होता है मसल्स वाला एरिया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको इंजेक्ट करते हैं बॉडी में बाय सबक्यूटेनस, यानी कि इस लेयर में करते हैं इंजेक्ट, ठीक है। यहाँ भी नहीं करते और यहाँ भी नहीं करते। इसका रीज़न क्या है, देखें अगर हम बात करें इंटरडर्मल, ठीक है। तो इंटरडर्मल में क्या है, हमारे पास यहाँ पर जो बेसिकली खून की नालियाँ हैं वो बहुत ही कम है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर इंजेक्ट करेंगे तो बेसिकली क्या होगा, हमारे पास जो खून में पहुँचेगी अमाउंट वो बहुत देर के बाद पहुँचेगी, बहुत देर के बाद, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, खून की नालियाँ बहुत कम है, ठीक है। लेकिन अगर हम कंपेयर करें मसल्स वाले एरिया में तो यहाँ पर क्या है, बेसिकली बहुत सारी नर्व्स हैं, ठीक है। नर्व्स हैं और हमारे पास क्या है कि बेसिकली खून की नालियाँ जो हैं वो ज़्यादा हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ करेंगे मसल्स वाले एरिया में तो फ़ौरन से क्या हो जाएगी, हमारे पास जो आपने ये इंजेक्ट किए बेसिकली वो दवाई फ़ौरन से खून में पहुँच जाएगी। जब खून में फ़ौरन से पहुँच जाएगी तो ख़तरा होता है कि हमारे पास के जो खून में शुगर है वो अचानक से बहुत ही कम हो जाएगी, हाइपोग्लाइसीमिया, क्योंकि वो सारी शुगर को क्या कर देगा, सेल्स में भेज देगा, ठीक है, फ़ौरन, ठीक है। तो अचानक से शुगर बहुत लो होने का खतरा होता है, हाइपोग्लाइसीमिया का खतरा होता है। लेकिन अगर हम कंपेयर करें इस एरिया को, सबक्यूटेनस वाले एरिया को, तो ये बेसिकली क्या है, इसमें हमारे पास नर्व्स की तादाद कम है, नर्व्स की जो अमाउंट है वो कम है और खून की नालियाँ भी इतनी नहीं है, ठीक है। हैं तो सही लेकिन एज़ कम्पेयर टू मसल वाला एरिया इतनी नहीं है, ठीक है। तो खून की नालियाँ भी कम है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू मसल्स वाला एरिया, ठीक है। अब यहाँ इंजेक्ट करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास जो बेसिकली ये फैट वाला एरिया, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगी, हमारे पास ड्रग जो होगी स्टोर हो जाएगी और स्लो रिलीज़ हो रहेगी खून में, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमारे पास एकदम से शुगर बहुत लो नहीं होती खून में, ठीक है। हल्की हल्की दवाई रिलीज़ हो रही है और हल्की हल्की दवाई क्या कर रही है, हमारे पास जो शुगर है उसको सेल्स में भेज रही है, ठीक है। एकदम से खून में शुगर लो होने का खतरा नहीं होता, हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क नहीं होता इस रूट से। लिराग्लुटाइड इज़ हाईली प्रोटीन बाउंड। क्या मतलब हुआ, हमारे पास ये ड्रग है इंक्रेटिन मिमेटिक्स, ठीक है, ये क्या है, हाईली प्रोटीन बाउंड। खून में जो प्रोटीन होती है एल्ब्यूमिन, ठीक है, इनका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाया गया है कि ये क्या करती हैं, ये जो खून में प्रोटीन है एल्ब्यूमिन उसके साथ स्ट्रांगली बाउंड हो जाती हैं, ठीक है। अब इस बाउंड होने का फ़ायदा क्या था, इस बाउंड होने का बहुत बड़े फ़ायदे हैं। क्या क्या फ़ायदे हैं, पहला फ़ायदा तो ये हमारे पास हमारी बॉडी में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है DPP4 एंजाइम, DPP4 एंजाइम। इस एंजाइम का काम क्या होता है, इस एंजाइम का काम होता है कि इंक्रेटिन मिमेटिक्स को क्या करना, यानी कि उनको 2 मिनट तक बस काम करने देना, उसके बाद तोड़ फोड़ देना, ठीक है। इनका काम ये होता है। लेकिन अब जब हमारे पास ये लिराग्लुटाइड जो है ये बाइंड हो गई इस एल्ब्यूमिन के साथ, ठीक है, तो अब बेसिकली हमारे पास ये जो एंजाइम है ये इस पर काम नहीं कर पाएगा, यानी कि इसको तोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि हमारे पास एल्ब्यूमिन बाइंड हुई हुई है इसके साथ, ठीक है। एक अब बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो ये इस एंजाइम से बच जाती हैं। एक और फ़ायदा क्या होता है बॉन्डिंग का, एक और फ़ायदा ये होता है हमारे पास हमारी जो किडनी होती है, ठीक है, किडनी से क्या होता है, ड्रग को निकलना होता है हमारे पास अब ये जो ड्रग है, ठीक है, अब ये बाइंड हुई हुई है। पहले इसका स्ट्रक्चर जो था वो छोटा था, ठीक है, लेकिन अब जब बाइंड होने के बाद एल्ब्यूमिन के साथ बाउंड हो गया। अब ये किडनी से निकल नहीं पाएगी क्योंकि गांठ मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है। अब किडनी से निकल नहीं पाएगा तो बॉडी में काफ़ी देर तक रहेगा, ठीक है। एक फ़ायदा ये हो गया, यानी कि 2 फ़ायदे हो गए। अब तीसरा फ़ायदा हमारे पास क्या है, तीसरा फ़ायदा इसका ये है कि हमारे पास कि अब फॉर एग्जांपल खून में हल्की हल्की जो एल्ब्यूमिन और लिराग्लुटाइड बाइंड हो गए, अब खून में हल्की हल्की मिकदार क्या होता है, रिलीज़ करते हैं, ठीक है। एक साथ रिलीज़ नहीं करते, ठीक है, हल्की हल्की अमाउंट रिलीज़ होती है। तो तकरीबन हमारे पास हम बोल सकते हैं तकरीबन एक दिन में इस ड्रग को एक ही बार लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि स्लो रिलीज़ करते हैं खून में अमाउंट कम हुई ड्रग की तो दोबारा एल्ब्यूमिन जो बाइंड हुआ था लिराग्लुटाइड के साथ हल्की सी लिराग्लुटाइड की अमाउंट जो होगा खून में रिलीज़ कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके स्लो एंड स्टीडी रिलीज़ होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ड्रग को काफ़ी टाइम बाद लेना पड़ता है।